चलिए बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, मतलब कूलम्स का जो नियम है ना, उसका हम लोग वेक्टर फॉर्म पढ़ने वाले हैं। जैसे अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे बेटा, अगर कोई भी दो चार्ज होगा, तो उन दो चार्जेस के बीच में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, एक बल लगता है। और वही बल कूलम्स ने बताया था साहब, वो बल कैसे लगता है, कितना उसका मैग्नीट्यूड होता है, किधर क्यों लगता है, तमाम चीज़ें। लेकिन उसमें हम लोग अभी तक जो भी पढ़े हैं, तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो फोर्स है, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मान लो कि ये Q1 है, ये Q2 है, इन दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन अगर R है, तो ये Q1 अगर Q2 पे अगर फोर्स लगाता है तो बेटा क्या लगाएगा, F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बोलते हैं बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। यही तो आपने पढ़ा था। तो हाँ सर, यही पढ़ा था। तो ये क्या है, ये तो सिर्फ और सिर्फ फोर्स का क्या दिखा रहा है बेटा, मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। इसमें कहीं भी डायरेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है, जबकि फोर्स हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका सदिश राशि है। इसका मतलब इस फोर्स के पास, इस बल के पास इसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, मतलब परिमाण तो होगा ही होगा बेटा, साथ साथ इसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगा, मतलब एक दिशा भी होगा। तो वही हम लोग वेक्टर फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, जिसके कारण आप क्या कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी दिखा सकते हैं कि साहब इस पे फोर्स का डायरेक्शन किधर है या इस पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, वो सब आप निकाल सकते हैं। तो वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान से हेडिंग डाल लीजिए बेटा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वेक्टर फॉर्म, FO फॉर्म कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ मतलब कूलाम, जैसे हिंदी थोड़ा सा आपने देख लीजिएगा, कूलाम के नियम का सदिश रूपांतरण। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं, रूपांतरण। ठीक है, कूलाम के नियम का सदिश रूपांतरण, इसको क्या बोलते हैं बेटा, हिंदी में बोलते हैं। और थोड़ा बहुत आ ई का मात्रा इधर उधर होगा बेटा, उसको हम लोग अपने से चेक कर लेंगे, देख लेंगे, है ना। आइए, तो यही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, और ये बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं जो बोर्ड के लिए हैं। एक ही क्वेश्चन है बेटा, है ना, वेक्टर फॉर्म से एक ही क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी वेक्टर फॉर्म समझते हैं कि वेक्टर फॉर्म क्या है। ध्यान से देखें बेटा, मान लो, सब लिखवाएंगे लेकिन पहले समझिए, मान लो कि Q1 एक चार्ज है, Q1 एक क्या है, एक चार्ज है, आवेश है, और इस Q1 से कोई भी R दूरी पे, कोई भी बेटा R दूरी पे एक क्या है, Q2 चार्ज है। क्या है, Q2 चार्ज है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम सोचो, क्या Q1 इस Q2 पे बल लगाएगा, तो हाँ, क्योंकि दोनों क्या है, चार्ज हैं, और दोनों पॉजिटिव चार्ज अभी हैं। अब Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा। हम आपसे पूछे बेटा, Q1 के द्वारा Q2 पे लगाया गया बल या फोर्स, तो उसको दिखाएंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। मतलब किस पे फोर्स निकालना है, 2 पे फोर्स निकालना है। क्वेश्चन ये पूछा कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो एक के कारण 2 पे कितना फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगेगा, मतलब Q1 के कारण Q2 पे क्या फोर्स लगेगा, तो उसको हम लोग दिखाएंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बराबर क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा, Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। बोलो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, यही नहीं लिखते हैं। हाँ सर, यही लिखते हैं। तो अगर हम आपसे पूछे बेटा कि साहब कि अगर ये मैग्नीट्यूड है, तो तुम सोचो हमें तो फोर्स का डायरेक्शन चाहिए। तो अगर डायरेक्शन की बात करें तो तुम सोचो Q1 Q2 पे बल किधर की ओर लगाएगा, तो Q1 के द्वारा Q2 पे जो बल होगा
Q1 के द्वारा जो Q2 पे बल होगा तो Q1 Q2 क्या करेगा, रिपेल करेगा, धक्का देगा, तो प्रतिकर्षित करेगा बेटा, तो प्रतिकर्षित किधर करेगा, इधर की ओर करेगा। तो दिस इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और यही हम लोग वैल्यू निकालने वाले हैं। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का मान कितना होगा, तो वो साहब इतना होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं, इधर ही डायरेक्शन होगा, यही डायरेक्शन होगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं। जबकि Q2 के द्वारा Q1 पे फोर्स किधर लगेगा बेटा, इधर लगेगा, और मैग्नीट्यूड इतना ही होगा। अच्छा, अब तुम सोच, मैग्नीट्यूड हमें पता है और हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें एक डायरेक्शन अगर ऐड कर दिया जाए तो साहब हमारा वेक्टर फॉर्म नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। आओ डायरेक्शन के लिए सोचो, तुम सोचो कि साहब इस आर को क्या करो, एक काम करो, आप इस सिस्टम को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रख लो। मान लो कि ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और यहाँ पे बेटा आपने ऑरिजिन फिक्स कर दिया 0,0, ऑरिजिन डाल दिया यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अच्छा, तुम सोचो कि क्या आप ऐसे लिख सकते हैं कि इस ऑरिजिन से Q1 चार्ज जो है, इस Q1 की दूरी कितनी होगी ऑरिजिन से, ऑरिजिन से Q1 की दूरी कितनी होगी? तो मान लो सर ऑरिजिन से Q1 की दूरी R1 वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ द Q1 हो गया। अभी सब लिखवा देंगे लेकिन समझना है कि ऑरिजिन से Q1 के बीच की डिस्टेंस कितना होगा, R1 वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर होगा, है ना। अच्छा, अब Q2 का पोजीशन क्या होगा, तो Q2 का पोजीशन ऑरिजिन से यही होगा बेटा, तो इसको हम मान सकते हैं R2 वेक्टर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। और Q1 से Q2 की दूरी क्या थी, R थी, तो R क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर के टर्म में लिखें तो इसको R वेक्टर लिखा जा सकता है बेटा, हाँ R वेक्टर लिख सकते हैं। तो तुम सोचो, ध्यान से देख बेटा, अगर हम इसी फॉर्मूला को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। तो R क्या है बेसा, मैग्नीट्यूड है ना, इसका मतलब क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ R वेक्टर का स्क्वायर। बोल इसमें और इसमें कोई दिक्कत नहीं साहब। मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका क्या है, अगर कोई वेक्टर है उसके ऊपर से एरो हटा दो तो ये भी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, नहीं तो उस वेक्टर को एक मॉड में डाल दो, मतलब दो खड़ी लाइन के बीच में उस वेक्टर को डाल दो, तो ये दोनों, ये और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में बोल बेटा कोई दिक्कत नहीं। अब तुम सोच, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो सोचो फोर्स एक वेक्टर है, तो इस फोर्स का डायरेक्शन पहले देख, तो बेटा फोर्स का डायरेक्शन किधर है। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देख, ये हम R वेक्टर लिए हुए हैं, हमें फोर्स किस पे निकालना है, Q2 पे। तो Q2 पे फोर्स निकालना है, तो ये भी एक, अगर यहाँ पे R वेक्टर दे रहे तो इसका डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा ना, तो ये हमने डायरेक्शन दिखा दिया ऐसे। बोलो कोई दिक्कत, अपने मन से दिखाया। क्यों? क्योंकि साहब Q2 पे फोर्स निकालना है Q1 के कारण, तो Q2 पे एरो लगा देंगे, है ना, Q1 से Q2 की ओर एरो लगा देंगे। अच्छा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, R वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, सब बताएंगे, पहले समझिए। तुम सोचो कि सर ये जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 2 चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 का डायरेक्शन किधर है, इधर है, और R वेक्टर जो है, R वेक्टर भी कहाँ है साहब, इधर ही है। देखो R वेक्टर भी इधर ही है, ये हमारा R वेक्टर, देख R वेक्टर भी इधर ही है, और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 भी क्या है बेटा, इधर ही है। तो फोर्स जो लग रहा है वो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब फोर्स जो Q2 पे लग रहा है वो फोर्स बेसिकली R वेक्टर के डायरेक्शन में है। तो तुम सोचो, हम इतना आपको समझ में आ गया कि ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन R वेक्टर के डायरेक्शन में है। इसका मतलब सर कि इसमें अगर डायरेक्शन ऐड करना है तो डायरेक्शन के लिए क्या करें, तो इसका डायरेक्शन R वेक्टर के डायरेक्शन में है, तो R वेक्टर का डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन लिखना कैसे लिखता है, किसी का डायरेक्शन कैसे लिखते हैं,
तो डायरेक्शन लिखने के लिए बेटा हमको याद आना चाहिए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या करता था, तो यूनिट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड कितना था 1, लेकिन साहब उसका डायरेक्शन होता था। तो तुम सोचो कि आर वेक्टर का अगर हम, तुम ध्यान से देखो, अगर इसको हम ऐसे लिख लें फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, अगर वेक्टर बना ले रहे हैं, ध्यान समझना, वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं आप, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ आर का होल स्क्वायर गुने आर का कैप, मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ आर। तो यूनिट वेक्टर ऑफ आर का मतलब क्या हो गया कि साहब इस आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। अगर आर कैप का अगर मॉड ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1, लेकिन आर कैप का डायरेक्शन किधर होगा, तो आर कैप का डायरेक्शन आर वेक्टर के डायरेक्शन में है। तो जब आर कैप का डायरेक्शन आर वेक्टर के डायरेक्शन में है और आर वेक्टर के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन है, इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन आर वेक्टर के आर कैप का डायरेक्शन में होगा, काम खत्म बाबू। एक तरीके से देखिए, यही तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या के लिख सकते हैं के Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ आर का होल स्क्वायर इनटू आर कैप, काम खत्म। आर कैप क्या है, तो आर कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ द आर वेक्टर, आर कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ द आर वेक्टर। अच्छा, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो बेटा, अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखते थे तो लिखते कैसे थे, तरीका क्या था कि अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना था, जैसे ए वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर आपको लिखना था, तो क्या करते थे, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करते थे बेटा, डिवाइड कर देते थे। बोल होता है कि नहीं होता है। इसी प्रकार अगर आर कैप लिखना होगा तो क्या लिखोगे, आर वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। यही चीज़ यहाँ फिर से लिख देंगे, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ आर का होल स्क्वायर गुने आर कैप को क्या लिख सकते हैं बेटा, आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर का बाई मॉड ऑफ आर। आर कैप को ऐसे लिख सकते हैं, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भागा दे दो। अच्छा, थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर के फॉर्म में बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, एक इधर मॉड ऑफ आर है का स्क्वायर है और एक इधर मॉड ऑफ आर है, तो मॉड ऑफ आर और मॉड ऑफ आर का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 इधर है एक इधर, तो 3 गुना मॉड ऑफ आर हो गया। तो मॉड ऑफ आर का पावर कितना कर देंगे बेटा हम, 3 इंटू आर वेक्टर। यही है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यही है क्या बेटा, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, है ना। इसको मिटा देते हैं। आइए, जिनको अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से समझिए। हम सिर्फ डायग्राम समझा रहे हैं, बाकी इसमें तो कुछ करना नहीं है, उसको भी समझा देंगे, लेकिन पहले समझिए। हम क्या किए बेटा, ऐसे ले लिए y एक्सिस और इधर के लिए x एक्सिस। एक चार्ज हमने ले लिया यहाँ पे Q1 और यहाँ से कुछ ही दूरी पे हमने एक और चार्ज ले लिया बेटा Q2, और इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी क्या मान ली बेटा, r। ठीक है, हमको क्वेश्चन में कहा कि फाइंड द फोर्स F वेक्टर ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, मतलब इस Q2 पे Q1 के कारण कितना फोर्स लग रहा है, कितना बल लग रहा है, उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखो। तो ध्यान से देख बेटा, तो अगर फोर्स इस पे निकालेंगे Q2 पे, तो Q1 इस Q2 को धक्का किधर देगा, इधर की ओर, तो 21 बल से देगा बेटा। दिस इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर का होल स्क्वायर। क्या यही हो जाएगा। अच्छा,
अब हमें कह रहा है क्या कि सर वेक्टर का टर्म में लिखना है। कोई बात नहीं, एक काम करो, वेक्टर का टर्म में लिखना है, सबको पोजीशन वेक्टर का टर्म में लिख लो। Q1 यहाँ पे क्या मान लेंगे बेटा, ऑरिजिन। जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करता है वहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं, ऑरिजिन मान लेते हैं। अगर यहाँ पे ऑरिजिन मान लिए तो तुम सोचो कि यहाँ से Q1 का ये क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से इस Q2 का ये क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा R2 वेक्टर, ये Q2 का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, इस Q2 का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और इस Q1 और Q2 के बीच की दूरी क्या थी, R थी। तो सोचो इसका अगर इसका पोजीशन वेक्टर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इसका बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना होगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने के लिए ध्यान से देखें, हम क्या कर रहे हैं कि इसको कैसे लिखेंगे, इसमें एरो कैसे दिखाएंगे, वो ध्यान से देखिएगा। कहता है क्या कि सर Q1 के द्वारा Q2 पे बल निकालना है। Q1 के द्वारा क्वेश्चन में बोला गया है, अभी हम लिखवाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस Q2 पे बल निकालने के लिए ना, तो Q1 के द्वारा इस Q2 पे कितना बल लग रहा है, तो जिस पे बल लगाया जाए तो R वेक्टर उसी के हेड पे कर देंगे ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका R वेक्टर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये R वेक्टर हो गया, R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर, इतना कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि फोर्स बराबर इतना है। अब सोचो कि इस R का स्क्वायर को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ R का होल स्क्वायर। तो हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम देखेंगे कि साहब जो Q2 पे फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, तो Q2 पे जो फोर्स लग रहा है साहब, फोर्स का डायरेक्शन इधर है और R वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर ही है। मतलब क्या है कि जिधर की ओर R वेक्टर का डायरेक्शन है उधर ही क्या है हमारा बेटा, फोर्स का डायरेक्शन है। तो हमने क्या किया कि साहब R वेक्टर का यूनिट वेक्टर से हमने क्या कर दिया, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ई मैग्नीट्यूड और ई डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मिलके क्या हम बनाएंगे बेटा, एक वेक्टर का फॉर्मेशन होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर के टर्म में बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ R का होल स्क्वायर इनटू R कैप। ये क्या दिखा रहा है बेटा, यही तो डायरेक्शन दिखा रहा है। मतलब इस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो किसके डायरेक्शन में बेटा, R कैप के डायरेक्शन में है, मतलब R वेक्टर के डायरेक्शन में। अब R कैप को लिखने का तरीका क्या है, तो एक तो तरीका ऐसा ही है, कई बार बुक इतना ही लिख के छोड़ देता है, लेकिन अब ध्यान से देखिएगा। इस R कैप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साहब किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मतलब होता है कि साहब उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, भाग देना। तो साहब उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 2 R है, यहाँ पे 1 R है, तो 2 R 1 R 3 R हो जाएगा। तो मॉड ऑफ R का होल क्यूब इंटू R वेक्टर। तो साहब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 आ गया आपका F वेक्टर बराबर K, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ R का होल क्यूब इंटू R वेक्टर, मॉड ऑफ R का होल क्यूब इंटू R वेक्टर। यही साहब हमारे क्या है, कूलम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म, है ना। इसी को हिंदी में भी हम लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। लेट Q1 and Q2 be the 2-point charge particle separated at a distance R, at a distance R। हाँ, R डिस्टेंस पे है, लिखेंगे लेट R1 वेक्टर बराबर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, ठीक है। R2 वेक्टर क्या है बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 एंड R वेक्टर, R वेक्टर दिखाई देगा तुम लोग को, नहीं दिखाई देगा,
इसके बाद बेटा अभी ये सब नहीं लिखना है। अभी आपने क्या कर दिया, डायग्राम बना लिया, डायग्राम बनाने के बाद इतना लिख लिया। इसके बाद यहाँ लिखिए एंड R vector is the displacement vector between charge Q1 एंड Q2। ठीक है, इतना लिख लिया बेटा। चलो अब हम लिखेंगे इसके बाद, वहां के बाद आपको पहले ये लिखना है, यहाँ के बाद ये वाला लाइन लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि फोर्स ऑन चार्ज, चाहे ऐसे लिखे, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। तो ये हो गया फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r²। ठीक है, बस उसके बाद ये लिख लेना है और इसी को लिख लीजिएगा, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। इसी को आप क्या बोलिएगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ हम लोग बोलेंगे बेटा। ठीक है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू। जल्दी से इसको जेरोक्स कीजिए। ठीक है, सब आ रहा है। आइए, अभी क्या है कि बाबू कुछ बुक्स वगैरह दिखेगा तो इसको भी कुछ चेंज करके लिखा रहता है। कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। इतना हो गया, आइए मैं मिटा रहा हूं। तुम ध्यान से देखो कि साहब ये एक ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहा है। कौन कौन सा, मान लो इस पॉइंट को O A B करें क्या कि O A B O, क्या ये एक ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहा है? तो हाँ सर। तो तुम सोचो अगर ये ट्रायंगल है तो तुम सोच, अब वेक्टर है ना, सारे क्या हैं, ट्रायंगल के साइड वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इसका मतलब तुम सोचो कि ट्रायंगल लॉ है, ट्रायंगल लॉ यहाँ पे लगा सकते हैं, और ट्रायंगल लॉ जब लगाओगे तो बताओ बेटा इसमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, हाँ बताइए कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर? क्या R वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर? नहीं, गलत है। R2 इज द रिजल्टेंट वेक्टर होगा। R2 क्या होगा बेटा, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। क्यों, तो ध्यान से देखेंगे। कहते हैं क्या रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होता है? तो कहते हैं क्या कि पहले के हेड पे दूसरे का टेल, और रिजल्टेंट पहले के टेल से दूसरे के हेड तक। तो ध्यान से देखेंगे, पहले के हेड पे देखो किसके हेड पे किसका टेल है, तो पहले के हेड पे दूसरे का टेल, और रिजल्टेंट पहले के टेल से दूसरे के हेड तक। इसका मतलब साहब R2 ही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, तो आप लिखिएगा, अब लिख लिया, यहाँ तक लिख लिया था, इसके बाद अब लिखना चालू करेंगे बेटा कि साहब अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग अगर R2 हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है तो R वेक्टर बराबर क्या होगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, मतलब R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर। हमको चाहिए क्या बेटा, यहाँ पे R वेक्टर है ना, तो हमको R वेक्टर यहाँ से निकालना है। तो तुम सोचो यहाँ से क्या लिख लोगे,
आर वेक्टर बराबर क्या लिखोगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ये आपने R वेक्टर ऐसे लिख लिया। अब आपको क्या करना है कि साहब इसी का वैल्यू इसमें पुट कर देना है। कई बार बुक इस फॉर्मेट में रहता है, तो ध्यान से देखेंगे, तो लिखेंगे कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बराबर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख ही लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ R। तो मॉड ऑफ R क्या हो सकता है, यहीं पे लिख लीजिए, मॉड ऑफ R बराबर क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल मॉड। तो क्या लिखेंगे बेटा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल मॉड का होल क्यूब नहीं इंटू R वेक्टर। तो R वेक्टर क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो साहब यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज द अनदर फॉर्मेट ऑफ द कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों बात क्या है बेटा, बराबर ही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और आप वेक्टर पढ़े होंगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। नहीं समझ में आ रही है तो घबराना नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले इसको और इसको मिला के देखिए, तो R वेक्टर को क्या लिखा गया है बेटा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो तुम सोचो कि अगर यहाँ पे 0,0 है तो इस पॉइंट का कुछ ना अपना कोऑर्डिनेट होगा, तो कुछ कोऑर्डिनेट होगा तो आप R वेक्टर लिख सकते हैं। तो हाँ, अभी बता भी देंगे। तो यहाँ का वेक्टर लिख सकते हैं, यहाँ का कुछ कोऑर्डिनेट होगा तो यहाँ कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना, होगा। आपको सोचो कि इस R वेक्टर को लिखना है ना बेटा, तो R वेक्टर को लिखने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि साहब जो यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा ना x2, y2 और यहाँ कोऑर्डिनेट होगा x1, y1, करना क्या है कि साहब आपको सिंपली एक तरीके से यही फॉर्मूला याद करो, है ना, उसको करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं से काम चल जाएगा। तो साहब R वेक्टर लिखना है तो R वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, मतलब x कंपोनेंट में से घटाना है। और किस में से किसको घटाएंगे, तो ध्यान से देख, जिस पे फोर्स निकालना है ना बेटा, जिस पे फोर्स निकालना है, Q2 पे फोर्स निकालना है, तो Q2 के कोऑर्डिनेट में से Q1 के कोऑर्डिनेट को क्या करना है बेटा, घटा देना है। तो x कंपोनेंट को एक साथ घटाते हैं और y कंपोनेंट को एक साथ घटाते हैं। तो फोर्स किस पे निकालना है बेटा, Q2 पे। तो Q2 का x कोऑर्डिनेट कितना है, x2, तो और Q2 का x कोऑर्डिनेट कितना है, x2, और Q1 का x कोऑर्डिनेट कितना है, x1, तो x1, तो x2 माइनस x1। मतलब एक और तरीका कि जिस पे एरो का हेड हो तो हेड में से टेल को घटा दो, काम खत्म। क्या करना है, हेड में से टेल को घटा दो। तो क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू क्या लिखेंगे बेटा, जे कैप। यही आपका क्या हो जाएगा, R वेक्टर। और ये आप पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे, एक न्यूमेरिकल करते बेटा, फटाक से मजा आ जाएगा। चलिए बाबू, अभी हमने लिखे थे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसको पढ़ते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है, हिंदी में अगर यही चीज़ ये क्या है वो यहाँ पे लिखवा दिए, है ना, लिखवाए नहीं थे, भूल गए थे। और इसको हिंदी में क्या लिखेंगे कि Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, बोलो कोई दिक्कत नहीं। हो गया, जल्दी लिख लीजिए। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या है, हो गया।
एक काम करो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डालो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर पहला हमने क्या बताया कि साहब यहाँ पे मान लो कि दो चार्जेस है, एक 2 कूलम है और एक 5 कूलम, ठीक है। तो अगर हमको चाहिए 5 कूलम पे बल निकालना है ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो अगर हमें 5 कूलम पे फोर्स निकालना है तो जिस पे फोर्स निकालना है बेटा उसी पे एरो का हेड रखेंगे। तो वही पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि पुट हेड, चाहे इसको हिंदी में लिख लो, है ना, क्योंकि ये क्या है, पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्ट है बेटा, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखेंगे। जिस पे आपको फोर्स निकालना हो, निकालना है, उस चार्ज ऐसे लिख लें, जिस चार्ज पे आपको फोर्स निकालना है, उस चार्ज पे एरो मतलब तीर का हेड मतलब सर रखें। ठीक है, जिस पे आपको फोर्स निकालना है उसी पे एरो का हेड रखना है बेटा। बोलो कोई दिक्कत? और जैसी एरो का हेड हो जाएगा तो साहब कह रहे कि आर वेक्टर लिखना होगा, तो आर वेक्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। आर वेक्टर लिखना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साहब जिस पे एरो का हेड होता है तो हेड में से टेल के कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं बेटा? घटा देते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा, अगर हम बोले, ध्यान से देख, अगर हम बोले फोर्स ऑन 5 कूलम ड्यू टू 2 कूलम तो क्या होगा? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ध्यान से देखना, तो ये इसको क्या करेगा बेटा? इधर की ओर रिपेल करेगा। बोल करेगा कि नहीं करेगा? तो ये फोर्स लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। तो इस कंडीशन में बेटा जिधर की ओर आर वेक्टर है, आर वेक्टर क्या है? इधर ही है। आप फोर्स भी किधर लग रहा है? आर वेक्टर के डायरेक्शन में। तो जिधर की ओर आर वेक्टर है उधर ही आपका क्या है बेटा? एफ वेक्टर का भी डायरेक्शन है, मतलब फोर्स का भी डायरेक्शन है। लेकिन अगर हम बोल दे बेटा कि यहाँ पे 2 कूलम हो गया और यहाँ पे 5 कूलम हो गया, लेकिन माइनस का, और हम कहें कि साहब इस पे फोर्स निकालना है, 5 कूलम पे कितना फोर्स लग रहा है, तो साहब आर वेक्टर तो आप ऐसे ही दिखाइएगा, जिस पे आपको फोर्स निकालना है उस पे आप एरो का हेड रख दीजिएगा। रख दिए। अब कर रहा है कि -5 कूलम पे फोर्स किधर लगेगा? तो ध्यान से देखते बेटा, तो अब -5 कूलम पे जो फोर्स लगने वाला है सर, वो तो ये 2 कूलम चार्ज, नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा ना, तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन तो इधर लगेगा। अब क्या हो गया बेटा कि साहब अब फोर्स का जो डायरेक्शन है वो आर वेक्टर के डायरेक्शन के क्या है? अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। इसीलिए अब अपोजिट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं बेटा? अपोजिट के लिए हम लोग लगा देते हैं माइनस का साइन। क्या लगाते हैं? माइनस का साइन। अब सोचिए माइनस का साइन कब आएगा? तो माइनस का साइन तब आएगा जब आपने पढ़ा एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ आर का होल क्यू इंटू आर वेक्टर। ये नहीं पढ़ा फोर्स वेक्टर का। तो साहब यहाँ पे हम माइनस का साइन कैसे लाएंगे? तो माइनस का साइन तब आएगा, आपको क्या करना है, इस Q1 और Q2 को साइन के साथ पुट करना है। कैसे पुट करना है बेटा? उसके साइन के साथ पुट कीजिएगा तो देखो यहाँ पे प्लस में, ये माइनस में, तो अपने आप माइनस आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? तो इसलिए सेकंड नंबर पॉइंट आपको सिखाने वाले हैं कि साहब जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है उस फॉर्मूले में अब Q1 और Q2 को साइन के साथ जब रखिएगा बेटा तो फोर्स अपने डायरेक्शन में आ जाएगा। मतलब सेकंड नंबर पॉइंट, पुट द वैल्यू ऑफ द चार्ज विथ देयर साइन।
पुट द वैल्यू ऑफ द चार्ज विद देयर साइन, मतलब चार्ज का जो वैल्यू होगा उसको कैसे रखना है बेटा, साइन के साथ रखना है, अपने आप आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक न्यूमेरिकल कराते हैं, फिर बोर्ड के लिए जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, है ना। आइए, बिहार बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड के लिए, ये दोनों बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी एक डिराइवेशन टाइप का करवाने वाले हैं बेटा, कुछ नहीं है लेकिन वो बहुत पूछता है, पूछेगा कूलम्ब्स लॉ से, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन आता है, तो वो एक 5 नंबर में क्वेश्चन रहता है, ठीक है। आइए, हाँ, एक क्वेश्चन कर लेंगे तो हम लोग का समझ में आ जाएगा। कह रहे क्या कि फाइंड द फोर्स acting on -6 coulomb charge due to charge of +2 coulomb। मतलब यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज है और यहाँ पे बेटा आपका -6 कूलम का चार्ज है, ठीक है। एज सोन इन फिगर, मतलब आपको डायग्राम दिया होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,3 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 7,6, ठीक है। ठीक है, ऐसे कोऑर्डिनेट ऐसे मान लीजिए, ठीक है। आइए, अब आपको क्या करना है, हमको निकालना है फोर्स ऑन -6 कूलम चार्ज। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे फोर्स ऑन -6 कूलम चार्ज बराबर, तो फोर्स ऑन डायरेक्ट लिख लो F वेक्टर, तो साथ इस पे अगर फोर्स निकालना है मतलब R वेक्टर का, R वेक्टर को हम ऐसे लिख लेंगे, नहीं मतलब जिसे फोर्स निकालना है एरो का हेड उसी पे लगा देंगे। F वेक्टर बोल अब क्या होगा, F वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ R का होल क्यूब इंटू R वेक्टर, यही ना होता है बेटा। तो सबसे पहले तो आपको R वेक्टर निकालना जरूरी है। चल बेटा R वेक्टर लिखते हैं, R वेक्टर बराबर, तो हमने क्या बोला R वेक्टर निकालने के लिए, कुछ नहीं, हेड में से टेल के कोऑर्डिनेट को घटा दो। बोल बेटा x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 6 - 2 इंटू आई क्या, बोलो कोई दिक्कत नहीं, अब प्लस 6 - 3 इंटू जे कैप, ये भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब ये R वेक्टर लिखा गया, सिंप्लीफाई कर लो, ये 4 इंटू आई कैप प्लस 3 इंटू जे कैप, ये आपको क्या मिल गया बेटा, ये R वेक्टर मिल गया। अच्छा, अब तुम सोचो कि आपको R वेक्टर का मॉड भी निकालने आता है, तो हाँ कैसे, तो √x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, ये आपको आ जाएगा 5 मीटर। तो R वेक्टर भी निकल गया और मॉड ऑफ R भी आपको निकल गया, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको क्या लिखना है, F वेक्टर लिखना है। आइए इधर लिखते हैं, चलिए बेटा हमको क्या चाहिए, F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, बोल Q1 की वैल्यू, Q1 ये आपका Q1 है और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा Q2, नहीं तो Q1 की वैल्यू 2 कूलम, 2 कूलम, Q2 की वैल्यू -6 कूलम, है ना। पहले क्या करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना होगा, परिमाण लिखना होगा बेटा,
तो ये साइन के साथ पुट नहीं करेंगे, लेकिन अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो साइन के साथ पुट करना पड़ेगा आपको। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ आर का होल क्यूब। तो मॉड ऑफ आर कितना है बेटा, 5 का होल क्यूब इंटू आर वैक्टर, इंटू आर वैक्टर। तो आर वैक्टर क्या है बेटा, 4 इंटू आई कैप प्लस 3 इंटू जे कैप। एक काम कीजिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 गुने 10 के पावर 9, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 6 दूना 12 माइनस 12 गुने बटा 50 25 25 125 इंटू ये आपका आ जाएगा 4 इंटू आई कैप प्लस 3 इंटू जे कैप। ठीक है, अब इसको बेसिकली क्या करना है, बस इसी को गुना कर लेना है, गुना करके इतना ही छोड़ दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। देख माइनस में आ गया। ठीक है, तो माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जिधर की ओर आर वेक्टर है फोर्स आप उस पर उधर नहीं उसके जस्ट अपोजिट में लग रहा है। इस माइनस साइन का मतलब क्या है कि जिधर की ओर आर वेक्टर आपने माना है सब फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब ये चार्ज इस पे फोर्स किधर लगाएगा बेटा, इस पे फोर्स लगाएगा इधर, यही हो जाएगा आपका फोर्स। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। आइए जल्दी इसको जेरॉक्स कीजिए बेटा। हो गया, चलो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो क्या है, ध्यान से देखिए। जो क्वेश्चन बोर्ड के लिए अभी जो डेरिवेशन पढ़ाने वाले हैं या जो क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं बेटा, ये बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इसको रिमेंबर रखिएगा, है ना। आइए वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's law due to many point charges। मेनी पॉइंट चार्जेस का मतलब बहु आवेशों के द्वारा, है ना। इसका हिंदी क्या होगा कि बहु आवेश, मतलब बहुत सारे अगर चार्जेस हैं बेटा तो बहु आवेशों के कारण वेक्टर फॉर्म, मतलब कूलम्ब्स के नियम का सदिश रूपांतरण कैसे होगा वही हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा क्वेश्चन कैसे कहता है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कहता है कि साहब एक सिस्टम है, एक निकाय है, मान लो ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे आपने मान लिया ऑरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,0। आइए मान लो बेटा कि साहब यहाँ पे एक चार्ज है Q1, ठीक है। इधर कहीं Q2, इधर कहीं Q3, ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं Qn, ठीक है। Q1 है, Q2 है, Q3 है, Qn, है ना। मतलब n चार्जेस हैं, n पॉइंट चार्जेस है बेटा, है ना। मतलब बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है ना। अब इन सारे पॉइंट चार्जेस के कारण कह रहे हैं क्या कि एक चार्ज यहाँ पे है कहीं, मान लो ये चार्ज है आपका बेटा, मान लो Q0, ये Q0 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बेटा ऐसे
Q यहाँ पे 0, तो इसको बोलेंगे Q0, है ना। Q0 पढ़ने का इसका क्या पढ़ेंगे बेटा, Q0 पढ़ेंगे इसको, ठीक है। आइए, ये Q0 एक चार्ज है। इस Q0 को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। मतलब हमको क्या करना है बेटा कि ये जितने सारे चार्जेस दिए हुए हैं 1 से लेके n तक, जितने सारे चार्जेस हैं, इन सभी चार्जेस के कारण इस चार्ज पे हमें क्या निकालना है बेटा, फोर्स निकालना है, ठीक है। और इसी Q0 को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इस Q0 को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, टेस्ट चार्ज। इसे बोलते हैं परीक्षण आवेश। टेस्ट चार्ज को हिंदी में बोलते हैं परीक्षण आवेश, ठीक है। आइए, हम क्या कर रहे हैं कि साहब मान लेते हैं कि इस ऑरिजिन से इस Q1 का पोजीशन वेक्टर, पहले इस ऑरिजिन से इस Q1 का पोजीशन वेक्टर मान लो R1 है, ऑरिजिन से Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है, Q3 का R3 वेक्टर है, और Qn का Rn वेक्टर है, ठीक है। ये सब पोजीशन वेक्टर है बेटा, ठीक है। आप चाहो तो 2 ही लेके चला सकते हो, बाकी जब न्यूमेरिकल बनाइएगा उसमें आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे ले लिए, समझ में आ रहा है, दिक्कत तो नहीं हो रही है। ये Q1 का पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन से R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन से R2, Q3 का पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन से R3 और Q1 का पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन से Rn। अच्छा, अब तुम ध्यान से देखो कि साहब इस Q0 पे हमें फोर्स निकालना है ना। हमको क्या चाहिए कि फाइंड द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज Q0 ड्यू टू ऑल द चार्जेस। मतलब इस Q0 पे जितने सारे चार्जेज हैं उन सभी चार्जेस के कारण क्या निकालना है बेटा, फोर्स निकालना है। और ये मोस्ट VVI है बेटा फॉर बोर्ड के लिए, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो। आइए, तो तुम सोचो इस Q0 पे चार्ज को फोर्स कौन लगाया, Q1। तो Q1 फोर्स किधर लगाएगा बेटा, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्ज पार्टिकल। दिस इज द फोर्स, लिखो इसको नाम, दिस इज द फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू चार्ज 1। कोई दिक्कत नहीं। Q2 के कारण, तो Q2 इस पे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग फोर्स लगाएगा बेटा, और ये फोर्स इस पे लगाएगा इधर के ऐसे। तो दिस इज द फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू चार्ज 2। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल फोर्सेज हो जाएंगे। Q3 के कारण इस पे फोर्स, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, ये हो जाएगा फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू चार्ज 3, है ना। ऐसे ही इस Qn के कारण चार्जेस, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू nth चार्ज, n चार्ज। तो साहब ऐसे सारे फोर्सेस निकल गए। तो 1 2 3 4 5 6 इस बहुत सारे फोर्सेज हैं। तो तुम सोचो कि इस Q0 पे इन सभी फोर्सेस के कारण एक नेट फोर्स लगेगा, और साहब वो नेट फोर्स, इनका समेशन का नेट फोर्स जो होगा वो मान लो कि कुछ इधर की ओर होगा, और वो आपका आएगा नेट फोर्स इधर की ओर, है ना। इन सभी का रिजल्टेंट किधर आएगा बेटा, कहीं एक साइड आएगा, तो हमने वो रिजल्टेंट ऐसे मान लिया। तो तुम सोचो कि अगर हम नेट फोर्स लिखें तो नेट फोर्स बेसिकली क्या लिख सकते हैं। तो नेट फोर्स बेसिकली क्या है कि इन सभी, हम क्या नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने सारे फोर्सेज हैं इन सभी फोर्सेस को सम करेंगे, जोड़ देंगे बेटा। लेकिन कैसे जोड़ेंगे, तो वही जोड़ना होता है वेक्टर अलजेब्रा से। कैसे जोड़ेंगे, वेक्टर अलजेब्रा से, है ना। मतलब उनका सदिश गुणनफल, सदिश जोड़ को क्या बोलते हैं, मतलब सदिश के सदिश जोड़ बोलेंगे उसको, है ना। मतलब वेक्टर अलजेब्रा उसको बोलेंगे, है ना। तो वेक्टर अलजेब्रा से करेंगे। तो वेक्टर अलजेब्रा क्या कहता है कि सभी फोर्सेस को सम कर दो, सभी फोर्सेस को सम कर दो। मतलब
एफ जो होगा वो फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू 3 प्लस डॉट 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 प्लस फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू n। बोल होगा कि नहीं होगा? तो हाँ यही होगा। तो तुम सोचो अगर हमको फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू 1 निकालना है तो आप क्या लिखोगे? तो इस क्यू नॉट पे Q1 के कारण फोर्स ये कितना लगेगा बेटा? तो कुछ नहीं करना है, लिखो क्या लिखोगे? तो साहब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 कितना है? टेस्ट चार्ज Q1 Q2 बाई R वेक्टर। तो तुम सोचो कि इस Q1 से इस Q0 का पोजीशन वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो मान लो इस Q1 से इस Q0 का पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q0 जिससे फोर्स निकालना है वहाँ से ड्यू टू 1, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। बोल होगा कि नहीं होगा? तो क्या लिखेंगे? R वेक्टर इंटू R01 वेक्टर। यानी पढ़े हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R वेक्टर बाई मॉड ऑफ R का होल क्यूब। बोलो कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार अगर आप मान लो कि फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू चार्ज Q2, मतलब ये फोर्स निकालना है, इस फोर्स को कैसे लिखेंगे बेटा? तो यही लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई अब इस Q1 से इस Q0 इस Q2 से इस Q0 का R वेक्टर क्या होगा? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q0 विथ रिस्पेक्ट टू 2। क्या हम लोग ऐसे लिखेंगे? तो हाँ बाबू वेक्टर आना चाहिए, वेक्टर नहीं आएगा तो समस्या हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 बाई मॉड ऑफ 2 का होल क्यूब। बोलो कोई दिक्कत? ऐसे बेटा सबको लिख लेंगे, है ना? तो अब इन सबको क्या कर दीजिए बेटा? ऐड कर दीजिए। तो इसलिए F नेट बराबर हो गया आपका, इन सबों को जोड़ो तो क्या लिखोगे? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 बाई R01 का होल क्यूब बाई R01 वेक्टर प्लस F1 वेक्टर हो गया, F2 वेक्टर ये लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 बाई R02 का होल क्यूब इंटू ये वेक्टर, है ना? प्लस ऐसे ही करते जाएंगे और एक बार nth वाला चार्ज का भी लिख लेंगे। तो nth का क्या लिखेंगे? बोल बेटा सबको आना चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसका एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn बाई R0n हो जाएगा। देखो 1 के लिए 01, 2 के लिए 02, तो n के लिए 0n का होल क्यूब इंटू R0n वेक्टर, यही ना लिख लेंगे? हाँ लिख लेंगे। अब या F नेट बराबर जो कॉमन है उसको निकालो। तो साहब Q0 सब में कॉमन है बाई 4 पाई एप्सिलॉन सब में कॉमन है, तो कॉमन करके निकाल लीजिएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा Q1 बाई R01 का होल क्यूब इंटू R01 वेक्टर। कोई दिक्कत? यहाँ पे यही बचा, चूँकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 सभी में कॉमन है तो बाहर निकाल देंगे। प्लस यहाँ पे बच जाएगा Q2 बाई R02 का होल क्यूब इंटू R02 वेक्टर। बोलो कोई दिक्कत नहीं? प्लस डॉट 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 प्लस ऐसे ही Qn बाई R0n वेक्टर का मॉड का होल क्यूब इंटू R0n वेक्टर, ब्रैकेट क्लोज्ड। बोलो कोई दिक्कत नहीं? एक तरीके से ये आपका क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया, है ना?
कई बार इसी को क्या करते हैं कि समेशन के टर्म में लिखते हैं बेटा, ठीक है। तो समेशन के टर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? अरे राम राम, या ये आपका आंसर भी एक तरीके से बेटा, है ना, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। ये एफनेट वेक्टर, एफनेट वेक्टर आ गया। एफनेट वेक्टर बराबर क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखेंगे इसको? समेशन ऑफ क्यू आई बाई R0 I वेक्टर का होल क्यूब इंटू R0 I वेक्टर, और I की वैल्यू 1 से लेके I बराबर n तक, I बराबर n तक। साहब इसको लिख लीजिएगा तो एक तरीके से यही हो जाएगा। क्या है? यहाँ से ध्यान से देखिए, पहले चार्ज का 1 2 3 4 5 6 n, Q1 Q2 डॉट 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 Qn। तो यहाँ पे क्या है? QI, और I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक। और R01 वेक्टर, R02 वेक्टर डॉट डॉट R0n वेक्टर। तो R वेक्टर क्या लिखते हैं? R0 I वेक्टर मॉड ऑफ R0 I वेक्टर का होल क्यूब। तो यही आपका क्या हो गया बेटा? ये आपको लिखना पड़ेगा बेटा, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे कि साहब ये क्या है, तो लिखेंगे द नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम due to all the charges is equal to the vectorial sum, the net force on a system due to all the charges the net force on a system, ऐसे लिखो, the net force on a system is always equals to the vectorial sum of individual charges present inside the system। मतलब कहता है क्या कि द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, मतलब ये क्या हो गया साहब? बहुत सारे चार्जेस का एक सिस्टम हो गया। तो द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम मतलब इस सिस्टम पे जो नेट फोर्स, मतलब इस क्यू नोट पे जो नेट फोर्स होगा, द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम the net force on a test charge, ऐसे लिखो, the net force on the test charge, the net force on a test charge मतलब इस जो टेस्ट चार्ज पे है, इस टेस्ट चार्ज पे जो नेट फोर्स लगना है, the net force on the test charge is always equals to, हमेशा बराबर होगा, is always equals to the vectorial sum of, मतलब कौन सा सम बेटा? वेक्टोरियल सम है, मतलब वेक्टर के थ्रू इसको क्या करना है? जोड़ना है ना। वेक्टोरियल सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, वेक्टोरियल सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस,
मतलब हर एक चार्जेस के कारण अलग अलग जो फोर्सेज होंगे उन सबको समझ। वेक्टोरियल सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, वेक्टोरियल सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम, वेक्टोरियल सम ऑफ vectorial sum of forces due to all individual इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम। मतलब क्या कह रहा है क्या कि द नेट फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा इज ऑलवेज इक्वल्स टू द वेक्टोरियल सम ऑफ फोर्सेज, वेक्टोरियल सम ऑफ फोर्सेज, वेक्टोरियल सम ऑफ फोर्सेज ड्यू टू ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। हर एक इंडिविजुअल चार्ज के कारण जो फोर्सेज हो रहे हैं उन फोर्सेस का वेक्टोरियल सम, क्योंकि हम पहले क्या लिख दिए थे, चार्ज लिख दिए थे, लेकिन चार्ज के कारण क्या होना चाहिए, फोर्सेस का वेक्टोरियल सम होना चाहिए बेटा। और वेक्टोरियल सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ऑल इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम। मतलब सिस्टम में जितने सारे चार्जेस हैं उन सभी चार्जेस के कारण, हर एक अलग अलग चार्जेस के कारण उस टेस्ट चार्ज पे जितने सारे फोर्स लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस का वेक्टोरियल सम जब करेंगे तो साहब हमें क्या मिल जाएगा, साहब हमें नेट फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यही आपको क्या करना होता है बेटा, लिखना होता है। तो इसी को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, या हिंदी में लिख सकते हैं कि किसी भी निकाय पे या किसी भी निकाय के परीक्षण आवेश पर, क्या लिखेंगे, किसी भी निकाय के परीक्षण आवेश पर लगने वाला कुल बल, हर एक आवेश के कारण उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के वेक्टोरियल सम को बोलते हैं सदिश योगफल, है ना, सदिश योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिएगा हिंदी में, बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक था। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, टाइम हो गया क्या? एक क्वेश्चन हम आपको देते बेटा, एक क्वेश्चन करके आइएगा। आइए, अभी हम लोग क्या देखें कि साहब किसी भी टेस्ट चार्ज पे जो टोटल फोर्स लगता है, नेट फोर्स लगता है बेटा, वो कैसे लगता है, कैसे निकालेंगे। तो साहब क्या है, हर एक चार्जेस के कारण जो फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब इंडिविजुअल चार्जेस के कारण जो फोर्सेस लग रहे हैं, उन सभी फोर्सेस को क्या करना है बेटा, जोड़ देना है। कैसे? तो वेक्टर के थ्रू, मतलब वेक्टोरियल सम कर दीजिएगा तो अपने आप आंसर आ जाएगा, है ना। वही अभी हम लोग क्या किए, डिस्कस किए, पढ़े, है ना। जैसे अभी हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि साहब एक क्यूब है, ठीक है। अब इस क्यूब को देख लीजिए बेटा, यानी से ये वाला इस क्यूब का फ्रंट फेस है और ये वाला इस क्यूब का इनर फेस है, मतलब बैक साइड फेस है ना। तो ये है एक क्यूब ऑफ साइड लेंथ इज इक्वल्स टू ए, मतलब हर एक क्यूब की जो लंबाई है वो कितनी है बेटा, ए है, मतलब ये इसका साइड लेंथ हो गया। ठीक है, कह रहे क्या कि जो क्यूब के जो कॉर्नर्स हैं, इन सभी कॉर्नर्स पे बेटा चार्जेस रखे गए हैं। सभी कॉर्नर्स पे क्या रखे गए बेटा, चार्जेस को रखे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए,
कह रहे क्या कि यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है Q, यहाँ पे 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 Q। टोटल कितने चार्जेस हो गए बेटा? तो ये हो जाएंगे 8 चार्जेस। कैसे? तो 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 नंबर और ये 8 नंबर। टोटल कितने चार्जेस हो गए बेटा? 8 चार्जेस रखे गए हैं। और कहाँ पे रखे गए हैं? उस क्यूब के साहब कॉर्नर पे रखे गए हैं। 8 चार्जेस, 8 कॉर्नर आएंगे, 8 चार्जेस रखे गए हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज placed at corner 5, placed at corner 5 due to all the charges। मतलब इस 5वें नंबर चार्ज पे हमको क्या करना है? बल निकालना है। और साहब किसी का ये 3Q नहीं है, ये नंबर दिया गया, ये 3 नंबर वर्टेक्स है, 3 नंबर कॉर्नर है ना, ये 2 नंबर कॉर्नर, ये 8 नंबर कॉर्नर। मतलब इस 5 नंबर कॉर्नर पे जो चार्ज रखे गए हैं, इस Q चार्ज पे बाकी जितने सारे चार्जेज हैं उनके कारण इसे फोर्स निकालना होगा। तो ध्यान से देख बेटा, इसको आपको क्या करना है? घर से बना के लाना है, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं, आप घर से बना के लाइए। तो सोचो इस 5 नंबर चार्ज पे जो फोर्स लगेगा किसी कारण, तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 7 चार्जेस के कारण इस 5 नंबर चार्ज पे लगेगा फोर्स। कोई दिक्कत नहीं। तो साहब इसमें क्या करना है कि अब सिंपल मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला से चलेंगे तो साहब वो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। इसलिए हमें इसमें क्या यूज़ करना होगा बेटा? वेक्टर फॉर्म ही यूज़ करना होगा, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म यूज़ करने के लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको सभी चार्जेस का कोऑर्डिनेट लिखना होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट लिखिए बेटा। चलिए हम आपको बताते हैं। यहीं पे आप ऑरिजिन मान लीजिए बेटा, एक नंबर पे क्या मान लीजिए? ऑरिजिन 0,0,0। और इसको मान लीजिए आप बेटा एक्स एक्सिस, इसको मान लीजिए आप वाई एक्सिस, और इसको मान लीजिए आप जेड एक्सिस। मान लिया बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। और ये हो गया हमारा, ये हो गया जेड एक्सिस। बोलो कोई दिक्कत? अब जब एक्सिस मान लिया ना, तब हमको आसान हो जाएगा। सबका कोऑर्डिनेट लिखना है और हर एक साइड की लेंथ कितनी दी हुई है बेटा? ए दी हुई है। तो तुम ध्यान से सोचो बेटा कि अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट हम 0,0,0 माने 1 का, तो बोल 2 नंबर का कोऑर्डिनेट कितना होगा? यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो साहब ये तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही है ना, तो ये एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। मतलब इसका हो जाएगा कितना लेंथ चलना है? यहाँ से यहाँ तक A, 0,0। बोलो कोई दिक्कत? क्योंकि इस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। आइए हम इस वाई एक्सिस पे जो चार्ज ये है 4 नंबर, इसका कोऑर्डिनेट लिखो। तो साहब ये तो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस 0 होगा, वाई एक्सिस कितना हो जाएगा? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? A। तो 0,A,0। क्यों? क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा इसका? 0। आइए जेड एक्सिस पे ये चार्ज, ये जेड एक्सिस पे है, तो जेड एक्सिस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? तो जेड एक्सिस पे x 0 होगा सर, y 0 होगा और z यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितना होगा? क्योंकि ये क्यूब है तो ये भी वैल्यू हो जाएगी हमारी a, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a हो जाएगी। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0,A। कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना है कि मान लो कि आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो ध्यान से देखो, ये हो गया x और ये हो गया z, तो ये हो गया xz प्लेन। क्या हो गया? xz प्लेन। तो जब ये x एक्सिस और z एक्सिस से मिलके बना हुआ है तो xz प्लेन हो गया, और xz प्लेन में सब y क्या होगा? 0। तो तुम सोचो कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो साहब इसमें x एक्सिस भी होगा, मतलब a
कॉमा वाई एक्सिस 0, जेड एक्सिस कितना हो जाएगा ए, नहीं आई। अगर आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, इस पॉइंट का, तो ये साहब ये वाला किस में है, तो ये हो गया साहब वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, क्योंकि ये अंदर वाला फेस है बेटा और अंदर वाले पे ही हमने कोऑर्डिनेट माना है। तो तुम सोचो कि साहब ये वाला जो प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन में जेड एक्सिस 0 होता है, तो साहब इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए कॉमा 0 का है। यहाँ पे जाना है तो x बराबर a चलो, y बराबर a चलो, z बराबर 0। अच्छा ये वाला क्या है, तो ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है बेटा, ये वाला बाहर वाला फेस है, तो ये बेटा ऐसे गया हुआ है, तो जेड एक्सिस ऐसी है ना, तो साहब ऐसे गया हुआ है, तो जेड एक्सिस में कितना चलना है a, तो साहब इसके पास जो होगा x भी होगा, y भी होगा और जेड एक्सिस भी होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यही वाला पॉइंट है। अब यही वाला पॉइंट के पास क्या हो गया, हाइट हो गया, तो यही वाला पॉइंट मिल गया 5 नंबर, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, a। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये वाला पॉइंट पहले देखो कहाँ पे है, तो ये तो साहब किस में है, ये एक्स वाई एक्सिस में ही है, एक्स वाई प्लेन में ही है, लेकिन साहब क्या है, ये जेड हाइट, ये जेड हाइट पे है ना साहब, मतलब ये वाला फेस जो है इसी से जेड एक्सिस ऊपर में है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो इस पॉइंट को ऐसे भी देखो कि ये वाला जेड एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, ये वाला जेड एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है, तो इसमें एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा 0, एक्स एक्सिस 0 हो जाएगा, तो यहाँ कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, a हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं, सबका कोऑर्डिनेट हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, सबका कोऑर्डिनेट हो गया बेटा, है ना। अब ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है कि हर एक चार्जेस के कारण उस पर फोर्स निकालना है। मतलब आपको लिखना पड़ेगा फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1, आपको लिखना होगा फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2, आपको लिखना होगा फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 4, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 5 के कारण ही नहीं होगा, ये हो जाएगा 6, जो खुद के कारण खुद पे फोर्स थोड़ी लगाएगा, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 7, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 8। ये फोर्सेस निकालना है, हम एक निकाल के दिखा दे रहे हैं, बाकी सब निकाल लीजिएगा और फिर सबको क्या करना है, जोड़ देना है, आई कंपोनेंट के एक साथ, वाई कंपोनेंट के एक साथ, जेड कंपोनेंट को एक साथ, आई ये लिखना है। तो क्या लिखेंगे, F बराबर K Q1 Q2, तो सभी Q ही हैं, तो Q1 Q2, F बराबर K Q1 Q2 R वेक्टर। तो तुम सोचो कि पहला नंबर चार्ज यहाँ है और 5वां नंबर चार्ज यहाँ है, तो साहब यहाँ से यहाँ तक R वेक्टर अगर लिखना है तो हम आपको बोले कि साहब आपको फोर्स किस पे निकालना है, 5 नंबर पे, किसके कारण, 1 नंबर के कारण। तो जिस पे फोर्स निकालना है तो उस पे एरो का हेड, मतलब उसमें से जिस पे निकालना है उसमें से दूसरे वाले का कोऑर्डिनेट घटा दो, तो क्या लिखोगे, R वेक्टर बराबर A-0 इंटू आई प्लस A-0 इंटू जे प्लस A-0 इंटू के कैप, क्योंकि A एक्स एक्सिस A है, वाई एक्सिस A है, यहाँ कोऑर्डिनेट x A y A z A है और यहाँ कोऑर्डिनेट 0,0,0, तो इसमें से सब घटाते गए तो क्या मिल जाएगा बेटा, ये A इंटू आई कैप प्लस A इंटू जे कैप प्लस A इंटू के कैप, यही ना मिल जाएगा R वेक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे A इंटू आई कैप प्लस A इंटू जे कैप प्लस A इंटू के कैप। बोलो कोई दिक्कत, बाई मॉड ऑफ R का होल क्यूब। तो इस मॉड ऑफ R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अंडर रूट A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3A, तो हो जाएगा रूट 3A। तो क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 R वेक्टर बाई मॉड ऑफ R का होल क्यूब। बोलो कोई दिक्कत। तो ये हो गया आपका F, पहला फोर्स निकल गया, किसके कारण, पहला के कारण पांचवें फोर्स, ऐसे दूसरे कारण पांचवें फोर्स, सबको निकाल लेना है और जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद इसका सॉल्यूशन आप हमको भेजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।